student, welcome to the 11th chemistry class. Today we will study unit 1 some basic concepts of chemistry. In this unit we will study about the history of chemistry कि कैसे केमिकल्स बने हैं, एलिमेंट कैसे बने, एटम कैसे बना, कैसे एग्जिस्टेंस में आया, कौन से लॉज हैं जो उन केमिकल्स को बनाने के लिए यूज़ हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे. तो आज मैं आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन दूंगी, पर पहले मैं चैप्टर के बारे में बताने से पहले आपको बता दूंगी केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसको कितने पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं. ठीक है, वैसे तो केमिस्ट्री के बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेकिन अभी आपके कोर्स में जो है 11-12 के कोर्स में ये 4 पार्ट्स ही आते हैं: ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री. व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ये आपने वैसे 9th में थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था. हाइड्रोकार्बन्स पढ़े थे, कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. और इसकी केमिस्ट्री को, इसकी जो स्टडी है उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन हाइड्रोजन के अलावा पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या बनाते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है, और उसकी जो केमिस्ट्री है, उसकी जो स्टडी है उसको हम बोलेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी कंपाउंड्स हम यूज कर रहे हैं तो उनमें जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं उनमें कौन से लॉज एप्लीकेबल हैं, क्या रूल्स हैं, क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन उनमें यूज कर रहे हैं, हम उनको फाइंड आउट करने के लिए वो सारी थ्योरीज जो है हम पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में. ठीक है, उसके बाद बारी आती है एनालिटिकल केमिस्ट्री की. एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है? इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस. क्वालिटेटिव जिसमें हम क्वालिटी के साथ डील करते हैं, क्वांटिटेटिव जहाँ पर आपको नाम से पता लग रहा होगा क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं. क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या करते हैं? ज़्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड ऑन होता है. प्रैक्टिकल्स जो आप करते हो वहाँ पर हम एनालिसिस करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, चेक करते हैं ना. तो क्वालिटेटिव में हम क्या करते हैं? कोई कंपाउंड अगर आपको दिया गया है, उसका फिजिकल स्टेट कैसा है, वो दिखने में कैसा है, उसके बाद वो कौन कौन से केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, लाइक कहाँ पर आप उसको यूज़ कर सकते हो, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये सारी चीज़ें आप क्वालिटेटिव एनालिसिस में पढ़ते हो. नेक्स्ट आता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जिसको हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस भी कहते हैं, जहाँ पर हम सिर्फ वॉल्यूम के साथ डील करते हैं कि अगर एक मान लो एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस है, एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, किसी एसिड को अगर आप किसी बेस में मिक्स कर रहे हो तो कितने वॉल्यूम के बाद एसिड और बेस का रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, तो उसको हम पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस में. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि अब आपने क्योंकि साइंस सब्जेक्ट चूज किया है, केमिस्ट्री भी रखा होगा, तो बहुत सारे बच्चों को डर भी लग रहा होगा कि पता नहीं क्या है ये, पता नहीं ऑर्गेनिक क्या है, इनऑर्गेनिक क्या है, फिजिकल क्या है. ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं है, सब आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं. परेशान होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फोकस की और इंटरेस्ट लेके पढ़ने की ज़रूरत है, और कुछ भी नहीं. बहुत ईजी सब्जेक्ट बन जाएगा आपके लिए अगर आप उसको अच्छे से डेडिकेशन के साथ पढ़ो, पूरा टाइम दो उसको पढ़ने के लिए. हर एक सब्जेक्ट की डिमांड होती है कि उसको उसका टाइम दिया जाए. ठीक है, तो हर सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम दो. स्पेशली केमिस्ट्री को अगर आपको टफ लग रही है तो उसको और ज़्यादा टाइम दो ताकि वो आपके लिए और भी ज़्यादा ईजी बन जाए. मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको इजी से इजी वे में समझाऊं, लेकिन आपने भी अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगाने हैं. दोनों तरफ से एफर्ट्स पूरे होंगे तभी आपके लिए सब्जेक्ट ईजी बनेगा. ठीक है ना. अब नेक्स्ट आता है कि साइंस सब्जेक्ट आपने लिया है. साइंस में आप किसी ने मेडिकल लिया होगा, किसी ने नॉन मेडिकल, मतलब बायो और मैथ में आपके पास चॉइस है. लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पर आपके पास चॉइस नहीं है, आपको कंपल्सरी है करना. ठीक है, अब ये कंपल्सरी क्यों है करना? अगर आप खुद अपने आप को देखो, आपकी बॉडी को देखो, आपकी बॉडी में जितने भी चीज़ें बनी हुई हैं, आपके बॉडी की स्किन अगर लो, या आपके बॉडी में आप जो खाना खा रहे हो उसकी डाइजेशन अगर आप लो, सारे क्या है? केमिकल्स है. जो गैस आप इनहेल कर रहे हो, ऑक्सीजन, व्हाट इज दैट? दैट इज ऑल्सो अ केमिकल. कार्बन डाइऑक्साइड आप रिलीज कर रहे हो, वो भी केमिकल है. अगर आप जिस चेयर पे आप बैठ के ये मेरी वीडियो देख रहे हो, वहाँ चेयर भी क्या है? आपका केमिकल है ना, पॉलीमर से बनी हुई है. मोबाइल की स्क्रीन, उस पर जो ग्लास लगा हुआ है वो भी केमिकल का बना हुआ है. मोबाइल की बॉडी जिस प्लास्टिक मटेरियल का बना हुआ है, दैट इज ऑल्सो अ केमिकल. मोबाइल के अंदर जो सिलिकॉन चिप्स यूज हो रहे हैं, मेमोरी कार्ड यूज हो रहे हैं, सब चीज़ें किससे बनी हुई हैं? केमिकल से बनी हुई है. तो आपके आसपास अगर आप देखो, जिस घर में आप रहते हो, जिस बिल्डिंग में आप रह रहे हो, घरों में जो पेंट होया हुआ है, सब जगह का है क्या है? केमिस्ट्री है ना. केमिकल्स है, हर जगह केमिकल्स यूज हो रहे हैं. तो इसीलिए हमें केमिस्ट्री को पढ़ना इतना ज़रूरी है. आज मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगी इस चैप्टर का. ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट है इस चैप्टर का. सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ते हैं. व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर. अब मैटर में हम क्या क्या स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री में हम क्या क्या स्टडी करते हैं? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. ध्यान से सुनो, क्या है इसमें? कॉम्पोजिशन है, स्ट्रक्चर है और प्रॉपर्टीज है. कॉम्पोजिशन मतलब किस चीज से बना हुआ है, क्या स्ट्रक्चर है उसकी, और क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसकी. ठीक है, मैटर की.
और कौन कौन से चेंजेस मैटर के अंदर आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में, ठीक है। The changes which matter undergoes under different conditions and laws which govern these changes. अब वो conditions क्या हो सकती हैं, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, ये सारी कंडीशन हो सकती हैं, ठीक है। उसके अलावा लॉज क्या हैं, जितने भी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, अब ये मैं आपको लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आगे चल के चैप्टर में एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है, तो आई होप डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। मैं फिर से एक और बार बता देती हूँ क्या है केमिस्ट्री। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड द चेंजेस व्हिच मैटर अंडरगोज अंडर डिफरेंट कंडीशंस एंड लॉज व्हिच गवर्न दीज चेंजेस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, कि क्यों केमिस्ट्री पढ़ना जरूरी, क्या जरूरत क्या है केमिस्ट्री पढ़ने की। अगर हम हमारे इस यूनिवर्स को देखो, पूरा यूनिवर्स किससे बना हुआ है, एटम्स या मॉलिक्यूल से, टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है ना, उनसे मिलकर बना हुआ है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि सिर्फ 118 एलिमेंट्स यानी 118 एटम्स हैं जिससे कि ये पूरा यूनिवर्स बना हुआ है, जिनसे मिलकर, है ना। तो कितनी हैरानी वाली बात है ना कि सिर्फ 118 एलिमेंट्स है और इतना बड़ा यूनिवर्स हमारा जो है, पूरा का पूरा यूनिवर्स किससे बन गया है, इन्हीं एटम्स से, इन्हीं मॉलिक्यूल से मिलकर बन गया, ठीक है। अब उस मैटर में जो चेंजेस आ रहे हैं, मैंने कहा ना कि मैटर में जो चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस को हम केमिकल लैंग्वेज में या केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। क्या कहते हैं उसको हम, केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल डेली लाइफ में हमारे बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जो आप लोगों ने अपनी आंखों के सामने देखे हैं, आपको पता भी है। जैसे पहला एग्जाम्पल मैंने यहाँ चूज किया, बर्निंग ऑफ वुड, ठीक है। अब वुड में जब आप लकड़ी जला रहे हो, वुड जला रहे हो, कार्बन, वुड किससे बनी हुई है, कार्बन से बनी हुई है। कार्बन को जब आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हो तो क्या फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इस रिएक्शन को बोलते हैं कंबस्टन। इसी तरह से हम जब भी फूड खाते हैं वो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज्ड होता है। ऑक्सीडाइज होने के बाद हमें हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ में लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है, जिससे कि हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। इसी तरह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, बहुत लोअर क्लास से आपको फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो एक्सप्लेन होना शुरू हो जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर जो है आपस में रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल पिगमेंट की प्रेजेंस में, उसकी हेल्प से फिर कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन रिलीज होता है, वो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं। तो ये प्रोसेस आप लोग सारी चीजें बहुत पहले से जानते हो, बस जरूरत क्या है उसको थोड़ा सा पॉलिश करने का और उसको और थोड़ा सा समझने की जरूरत है, ठीक है ना। सब कुछ आपको पता है, आहिस्ता आहिस्ता और भी ज़्यादा चीज़ों को जानोगे और आप देख भी पा रहे हो कि कितनी ज़्यादा ज़रूरी है केमिस्ट्री। अपने आप को जानने के लिए तो सबसे पहले ज़रूरी है केमिस्ट्री को पढ़ना, समझना, ठीक है। तो केमिस्ट्री इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ। वी कांट इमेजिन अवर लाइफ विदाउट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बिना हम अपनी लाइफ को इमेजिन ही नहीं कर सकते। हर चीज़ में केमिस्ट्री है। अब हर चीज़ में केमिस्ट्री है, उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन लिखी हैं केमिस्ट्री की। वैसे तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं केमिस्ट्री की, लेकिन उनमें से कुछ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहले आ जाते हैं हम टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर वर्ल्ड में आ जाते हैं। कंप्यूटर वर्ल्ड में, या अगर हम कहें कि जो लैपटॉप्स हैं या मोबाइल फोन्स हैं, उनमें जो सिलिकॉन चिप्स यूज़ हो रही हैं, दैट इज़ मेड अप ऑफ केमिकल। उसके अलावा ग्लास, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, जैसे ग्लास जो बना हुआ है उसका वो भी क्या है, केमिकल से बना हुआ है ना। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड है, दैट इज एग्रीकल्चर फील्ड। एग्रीकल्चर में बिना केमिकल्स के तो हम, जैसे आजकल अगर आप देखो, बिना केमिकल्स के तो कोई क्रॉप ग्रो ही नहीं करवाई जाती है। जैसे जितने फर्टिलाइजर्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, वीडिसाइड हैं, सारे किसके बने हुए हैं, केमिकल्स के बने हुए, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है फूड इंडस्ट्री में। अगर आप हम देखें, जो भी हम पिकल्स, जैम, जूसेस हम यूज़ करते हैं, उनमें सब में क्या होता है, प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं उनकी लॉन्गिविटी को बढ़ाने के लिए, है ना, उनकी लाइफ को बढ़ाने के लिए उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड किए जाते हैं। तो ये प्रिजर्वेटिव्स क्या हैं, दीज आर ऑल्सो केमिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट की, ट्रांसपोर्ट में क्या है, फ्यूल जो हम यूज़ करें लाइक डीजल, पेट्रोलियम, CNG, ऑल ऑफ दीज आर केमिकल्स के बने हुए, है ना। उसके बाद अगर हम आते हैं हेल्थ में, अगर आप देखो ड्रग्स हैं, मेडिसिन हैं, सैनिटाइजर्स हैं, है ना, ये सारी चीज़ें क्या हैं, केमिकल से बने। फॉर एग्जांपल अगर हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग्स की तरफ आए, जैसे AZD है, एज़िडोथायमिडिन, यूज फॉर एड्स विक्टिम के लिए यूज़ की जाती है ये, तो इट इज़ ऑल्सो केमिकल। इसी तरह से टेक्सोल, सिस्प्लैटिन, ये कैंसर थेरेपी में यूज़ की जाती है, कैंसर विक्टिम्स के लिए यूज़ की जाती है। सर्जरीज होती हैं आजकल, कोई भी बीमारी हो, कोई भी तकलीफ हो तो सर्जरी कर देते हैं। अब सर्जरी को इतना ईजी आसान बनाया किसने, केमिस्ट्री ने बनाया, केमिकल्स ने बनाया। कैसे, उसमें जो एनेस्थीसिया यूज़ करते हैं, एनेस्थेटिक्स यूज़ करते हैं, दोज आर मेड अप ऑफ केमिकल्स, ठीक है। तो अगर आप देखो कि हेल्थ में भी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी लाइफ को हेल्दी बनाने के लिए भी केमिकल्स कितने ज़रूरी हैं।
केमिकल का नाम सुनते हैं लोग घबरा जाते हैं, यानी केमिकल है, केमिकल सारे केमिकल्स बुरे नहीं हैं, या हर एक चीज़ में बुराई नहीं होती है। केमिकल्स जो है हमारी बॉडी केमिकल से बनी, पूरी की पूरी बॉडी को अगर हम लें वो केमिकल से बनी है, तो बुरा कहाँ पर है? बुरा वहाँ होता है जहाँ पे किसी चीज़ की ओवरडोज हो। कोई भी चीज़ अगर एक्सेस में यूज़ की जाए तो वहाँ पर जो है डेंजर या हार्मफुल इफेक्ट्स शो होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है शेल्टर। शेल्टर जिस बिल्डिंग में हम रहते हैं, जो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं लाइक सीमेंट है, कंक्रीट है, ब्रिक्स हैं, प्लास्टिक हैं, है ना, ये सारे की सारी चीज़ें किससे बने हुए हैं? आयरन रॉड्स यूज़ करते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, विंडोज़ यूज़ हो रही हैं, विंडोज़ के जो ग्लासेस हैं, डोर्स है, डोर का जो वुड है, पेंट जो यूज़ कर रहे हैं, है ना, ये सारी चीज़ें क्या है? केमिकल्स हैं। These are all made up of chemicals. उसके बाद बारी आती है वॉरफेयर की। वॉरफेयर में ज़्यादातर डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हम केमिकल का सबसे बुरा इफेक्ट देखें तो वो वॉरफेयर में ही होता है। बाकी सब जगह बिल्कुल सही जा रहा है केमिस्ट्री, लेकिन सिर्फ वॉरफेयर की जगह पर जहाँ पे वॉर्स हो रहे हैं वहाँ पर हम कह सकते हैं इसका जो यूज़ है वो डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो डिस्ट्रक्टिव गैसेज हैं, एटॉमिक बॉम्ब्स हैं लाइक एटॉमिक न्यूक्लियर बॉम्ब्स, TNT, ट्राइनाइट्रोटोलुइन, डायनामाइट्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? केमिकल्स हैं, ठीक है। हमारे नेक्स्ट एवरीडे लाइफ है। एवरीडे लाइफ में अगर हम देखें जितने भी एसेंशियल की चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें लाइक फैब्रिक, जो कपड़े हम पहन रहे हैं, हाउस होल्ड आर्टिकल्स, आप पढ़ते हो, पढ़ने के लिए कॉपीज चाहिए, पेन चाहिए, है ना, बुक्स चाहिए, बुक में जो इंक लगी हुई है वो सारी चीज़ें क्या हैं? केमिकल्स हैं, है ना। इसके बाद अगर हम डोमेस्टिक आर्टिकल्स देखें, हाउस होल्ड आर्टिकल्स, यूटेंसिल्स हैं, हम घरों में जो भी बर्तन यूज़ कर रहे हैं, लाइक हम कहते हैं कि हम तो नॉन स्टिक के यूटेंसिल्स यूज़ कर रहे हैं, हम स्टील यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? केमिकल्स ही है ना। स्टील लो या नॉन स्टिक स्टील लो, सारी की सारी चीज़ों में केमिकल यूज़ हुआ है। उसके बाद अगर हम लग्जरी की बात करें तो लग्जरी भी में भी जो AC है, रेफ्रिजरेटर है, टेलीविज़न है, ये सारी चीज़ों में भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से केमिकल्स यूज़ हुए हैं, और इनके बिना अगर हम देखें हमारी लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती है, या हम क्या इमेजिन ही नहीं कर सकते हमारी लाइफ को। तो ये मैंने बिल्कुल ब्रीफ में आपको एप्लीकेशंस बताई हैं। इसके अलावा बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो आप पढ़ सकते हो, और आपको पता लग रहा होगा आहिस्ता आहिस्ता कि केमिस्ट्री को पढ़ना और समझना कितना ज़रूरी है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है कि मैं आपको शुरू में मैंने आपको बताया कि केमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ मैटर। तो अब मैं आपको मैटर के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। सो नेक्स्ट इज नेचर ऑफ मैटर। मैटर वैसे आप लोगों ने लोअर क्लास में पढ़ा हुआ है, 9th में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है इसके बारे में आप लोगों ने, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैटर क्या है? जो एंटायर यूनिवर्स है हमारा किससे बना हुआ है? मैटर और एनर्जी से बना हुआ है। देन व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर। कोई भी चीज़ जिसका अपना मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं, ठीक है ना। तो अब मैटर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, दो पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एंड केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। व्हाट इज फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर? नाम से आपको पता लग रहा होगा, जहाँ पे सिर्फ हमें जो चीज़ दिखाई दे रही है उसकी स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में अगर हम बात करें, स्टेट्स के बारे में बात करें हम, तो उसको कहते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल्स क्या क्या है उसमें, किस चीज़ से वो बना हुआ, कॉम्पोजिशन उसकी क्या है, वो हम क्या पढ़ते हैं उसमें केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में अब हम उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। सॉलिड स्टेट क्या है? विच हैज डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है। अगर किसी चीज़ का डेफिनेट शेप हो, डेफिनेट वॉल्यूम है, तो वो सब्सटेंस बहुत रिजिड होता है, सख्त होता है, ठीक है। तो जो रिजिड सब्सटेंसेस हैं या रिजिडिटी इसकी सॉलिड की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट आता है लिक्विड। लिक्विड इसका वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है लेकिन इसका शेप डेफिनेट नहीं होता। जिस भी कंटेनर में आप इसको डालोगे वो उसी का शेप ले लेगा। अगर आप मान लो किसी बोल में डाल रहे हो वाटर को तो वो उसी के लिक्विड को वो उसी का शेप ले लेगा। ग्लास में आप डाल रहे हो वाटर को तो वो ग्लास का शेप ले लेगा। बकेट में डाल रहे हो वाटर तो वो बकेट का शेप ले लेगा। मतलब जिस भी कंटेनर में आप उसको फिल करोगे तो वो उसी का शेप ले लेता है लिक्विड। और इसके अंदर प्रॉपर्टी है फ्लो करने की, मूव करने की, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस है वो थोड़ी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से इजीली ये मूव कर सकता है। सॉलिड में ये प्रॉपर्टी नहीं है अपने आप मूव करने की, लेकिन लिक्विड में ये प्रॉपर्टी है अपने आप मूव करने की, फ्लो करने की प्रॉपर्टी। इसको हम बोलते हैं फ्लूइडिटी, ठीक है। इसीलिए लिक्विड्स को हम फ्लूइड भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है गैसेस। गैसेस क्या है? ना तो इनका डेफिनेट शेप होता है ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ठीक है। हमें जब भी किसी गैस को लेके यूज़ करना है तो उसको क्लोज कंटेनर में यूज़ करना पड़ेगा, कंटेनर को क्लोज रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो गैसेस का ना ही डेफिनेट शेप है ना ही डेफिनेट वॉल्यूम है, लेकिन इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है
ये कंप्रेसिबल होता है, इट इज हाईली कंप्रेसिबल, ठीक है। कंप्रेसिबल का क्या मतलब है कि गैस को आप वापस से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो जब हम हाई प्रेशर उसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं, जिससे कि वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो गैसेस के अंदर प्रॉपर्टी है टू कंप्रेस, ठीक है। अब मैं आपको बोल रही हूँ कि इनके जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बारे में बात करती है। तो सॉलिड आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे सॉलिड की स्ट्रक्चर ड्रॉ की है। बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जो सॉलिड के एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में स्पेस एकदम ना के बराबर होती है, बहुत कम स्पेस होती है, जिसकी वजह से ये इतने ज़्यादा रिजिड होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इनकी जो है ना के बराबर होने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसीलिए इनको तोड़ना या मेल्ट करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, हाई टेम्परेचर की अब ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद बारी आती है लिक्विड की। लिक्विड अगर हम देखें, इसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, या कह सकते हो कि इतनी करीब ये नहीं होते, थोड़े से दूर होते हैं, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इनमें सॉलिड के कंपैरेटिवली कम हो जाती है, क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर चले गए, ठीक है। तो इसी वजह से इसका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू लिक्विड गैस कंपेयर टू सॉलिड थोड़ी सी कम भी आएगी। उसके बाद अगर हम बात करें गैस की, गैस को हमेशा क्लोज कंटेनर में रखना पड़ता है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इसमें बिल्कुल ना के बराबर होती है, बहुत कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, क्योंकि डिस्टेंस पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि कौन कौन से प्रोसेसेस हो रहे होते हैं जब हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जब भी हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं हमें हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, उसको हम हीट करते हैं। हीट के लिए मैंने यहाँ पे ट्रायंगल का सिंबल बनाया, तो आप यहाँ ट्रायंगल का सिंबल भी बना सकते हो या फिर सिंपली हीट भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो सॉलिड से जब हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं हमें हीट करना पड़ता है, उस प्रोसेस को हम मेल्टिंग या फिर फ्यूजन भी कहते हैं, ठीक है। मेल्टिंग कहते हैं, यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, फ्यूजन। नेक्स्ट है जब लिक्विड से आप गैस में किसी सब्सटेंस को कन्वर्ट करें, वहाँ पे अगेन आपको हीट करना पड़ेगा, प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन, ठीक है। फिर अगर आपको गैस को वापस लिक्विड में कन्वर्ट करना है, वापस लिक्विड में कन्वर्ट करना है, पहले आपने हीट किया था तो यहाँ पे उसका ऑपोजिट करना पड़ेगा, कूल करना पड़ेगा, कूल डाउन करना पड़ेगा, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हुई है बेटा 9th क्लास में, 10th क्लास में, सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हो, कुछ भी नया अभी नहीं शुरू हुआ है, बिल्कुल इंट्रोडक्शन है, की टर्म्स हैं, की वर्ड्स हैं जो अभी शुरू हुए हैं, जो आपको मैं बता रही हूँ कि केमिस्ट्री में हमें पढ़ने हैं, जगह जगह पे जो आपको यूज़ होना है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है लिक्विड से सॉलिड में जब कन्वर्ट करना है, अगेन हमें उसको कूल डाउन करना है, क्रिस्टलाइजेशन, इस प्रोसेस को बोलेंगे, ठीक है। सिंपल एग्जाम्पल ले सकते हो उसके लिए आप वाटर का। वाटर अगर आप मान लो कि आपने आइस निकाली है, फ्रिज से बाहर निकालोगे, मतलब बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है, गर्म हो रहा है, गर्म होने के बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस पे रख दो, गैस पे रखोगे, उसको गर्म करोगे और भी ज़्यादा, तो फिर लिक्विड जो है भाप बन के गैस में उड़ना शुरू हो जाएगा ना, उस प्रोसेस को वेपराइजेशन बोल दोगे। अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे वापस से ठंडा करना है उस वाटर को, उस पर लेड लगा दो, ढक्कन लगा दो, ढक्कन के ऊपर देखोगे टाइनी ड्रॉपलेट्स आपको नजर आएंगे, पानी की छोटी छोटी बूंदें नजर आएंगी। वो बूंदें कहाँ से आई, ढक्कन के ऊपर पहले तो नहीं थी ना, तो वो पानी की बूंदें कहाँ से आई, जो गैस उसमें से वाटर में से रिलीज हो रही थी, और वाटर वेपर्स की फॉर्म में, स्टीम की फॉर्म में उसमें से रिलीज हो रही थी, वो लेड से जाके टकरा गई और वहाँ पे फिर ठंडी होके वापस से वाटर में कन्वर्ट हो गई, ठीक है ना। फिर लिक्विड वाटर को आपने सॉलिडिफाई करना, अगेन उसको फ्रिज में रख दो, वहाँ टेम्परेचर कम हो जाएगा तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारा का सारा क्या है, फिजिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम आते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन की तरफ। अब केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है मैटर की, इसको मेनली दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस क्या है, जो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स से बने होंगे उनको हम प्योर सब्सटेंसेस कहेंगे। मिक्सचर जो एक से ज्यादा टाइप के पार्टिकल्स से या एलिमेंट से मिलकर बने होंगे उनको हम मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। अब प्योर सब्सटेंसेस भी आगे दो तरह के, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ठीक है। एलिमेंट्स क्या है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल हो, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। और पहले ये माना जाता था कि एलिमेंट ऐसे पार्टिकल्स हैं जिसको ना तो हम तोड़ सकते हैं ना ही उसको हम बना सकते हैं किसी चीज़ से। लेकिन अभी ये जब से न्यूक्लियर केमिस्ट्री एग्जिस्टेंस में आई है, ये पॉइंट इनका बिल्कुल गलत हो गया है कि एलिमेंट्स को ना तो हम बना सकते हैं ना ही उसको हम तोड़ सकते हैं। अब हम एलिमेंट्स को बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं, लेकिन ये अभी आपको मैं नहीं बताऊंगी डिटेल में, आप आगे जाके इसको पढ़ोगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंपाउंड। कंपाउंड में क्या है, प्योर सब्सटेंसेस हैं ये भी, लेकिन ये दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से जब मिलके बनते हैं, लेकिन डेफिनेट प्रोपोर्शन में बनते हैं, इनका जो रेशियो है वो डेफिनेट रहता है, ठीक है। तो अब प्योर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स मैंने आपको बताया ना, सिंपल फॉर्म में सबसे ज्यादा ये
ठीक है, जिसको हम डिकम्पोज या बिल्ड नहीं कर सकते। फर्दर इनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पीरियोडिक टेबल आपकी बुक में बना हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हो। पीरियोडिक टेबल में देखना, वहाँ पे मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड 3 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया। मेटल्स क्या होती हैं, आपने सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है मेटल्स की, कि मेटल्स जो है लस्ट्रस होती है, शाइनी होती है इनकी सरफेस, ये मैलिएबल होती हैं, डक्टाइल होती हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। लेकिन नॉन मेटल्स जो है ना, तो इनमें बहुत कम ऐसी मेटल्स होंगी जो शाइनी हो, 1 या 2 मेटल, जैसे कि आप देखते हो आयोडीन जो है नॉन मेटल, वो शाइनी होती है, बाकी इनमें कोई भी मेटल शाइनी नहीं है। बाकी ये सारे के सारे जो है नॉन लस्ट्रस हैं, ठीक है, ना तो ये मैलिएबल होते हैं ना डक्टाइल, बल्कि ब्रिटल होते हैं, बैड कंडक्टर्स हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन एक्सेप्शन है यहाँ पर भी एक, कार्बन। कार्बन इज अ नॉन मेटल बट इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैटरीज वाला जो यूज करते हैं हम, सेल्स यूज करते हैं, उसमें कार्बन फिल होया हुआ होता है ना, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है। मेटल्स अगर हम देखें, ये सॉलिड होते हैं, सारे के सारे मेटल सॉलिड होते हैं, पर यहाँ पर भी एक्सेप्शन है ना। मेटल में जो मरकरी है, इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल जो है या तो ये सॉलिड होंगे या लिक्विड होंगे या फिर गैस होंगे। लिक्विड नॉन मेटल एक ही है, सिर्फ ब्रोमीन, बाकी की सारी या तो गैसेस हैं या फिर वो सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स में क्या है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। दोनों की प्रॉपर्टीज होने की वजह से ज्यादातर आजकल हम जो यूज करते हैं वो मेटलॉइड, जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन, स्टैनस, आर्सेनिक, जर्मेनियम, ये सारे के सारे क्या है, मेटलॉइड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या है, कंपाउंड्स मैंने अभी आपको बताया प्योर सब्सटेंसेस ही होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बनते हैं, डेफिनेट प्रोपोर्शन में लेकिन मिलते हैं, और उसको फर्दर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अभी मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जितने भी हाइड्रोकार्बन उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में लेते हैं, लेकिन यहाँ याद रखना है आपने कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनिक एसिड, इनको नहीं आप ले सकते, ठीक है, वो हाइड्रोकार्बन्स नहीं है, दोज आर द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स जैसे मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या फिर उनके जो डेरिवेटिव्स हैं, उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर स्टडी करते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन को छोड़ के बाकी जितने एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, सारे के सारे क्या बनाते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसके बाद बारी आती है मिक्सचर्स की। मिक्सचर्स क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इन एनी प्रोपोर्शन। मिक्सचर आप डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हो मिक्सचर के, जैसे अगर हम देखें शुगर इन वाटर है, शुगर को आप वाटर में डिसॉल्व करो, बिल्कुल एक जैसा मिक्सचर होता है, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, तो उस तरह के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, होमोजेनस मिक्सचर। ए मिक्सचर विच हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। फॉर एग्जाम्पल एयर में डिफरेंट गैसेस मिक्स हुई हुई है ना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन हमें तो नहीं पता लग रहा कि कौन से ऑक्सीजन है कौन से कार्बन डाइऑक्साइड, सब एक जैसी लगती है हमें। तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ओशन वाटर, ओशन वाटर में बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स, केमिकल्स मिक्स हुए हुए होते हैं, किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स है, लेकिन हमें वो बिल्कुल प्योर वाटर नजर आता है, जैसा वाटर है वैसा ही नजर आता है, उसमें अलग अलग केमिकल कंपाउंड या अलग उसमें सॉल्ट हमें नजर नहीं आ रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हेट्रोजेनस मिक्सचर। वो मिक्सचर जिसमें कि 2 चीज़ों को अगर मिक्स किया जाए किसी भी प्रोपोर्शन में, मतलब डेफिनेट रेशियो में नहीं मिक्स कर रहे हैं आप उसको, किसी भी रेशियो में जब आप उसको मिक्स कर रहे हो, मिक्स करने पे वो कंप्लीटली मिक्स नहीं हो रहा, आपको पता लग रहा है उसमें 2-3 चीज़ें मिक्स हुई हुई हैं, पता लग रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा उसमें मिक्स किया हुआ है। लाइक जैसे सैंड वाटर है, सैंड वाटर में क्या होगा, सैंड और वाटर को मिक्स करोगे तो सैंड पार्टिकल्स ऊपर मूव करते हुए नजर आएंगे, थोड़ी देर बाद सेटल डाउन भी हो जाएंगे, तभी आपको पता तो लग रहा है ना कि उसमें सैंड है। मड वाटर है या फिर आयरन फिलिंग्स है वाटर में अगर आयरन फिलिंग्स को आप डाल लो तो वो भी क्या है, अलग से आपको नजर आ रहे हैं कि उसमें आयरन फिलिंग्स डाली हुई हैं। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, हेट्रोजेनस मिक्सचर। हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या है, मिक्सचर विच हैज नॉट अ डेफिनेट, विच हैज नॉट अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, सारे एग्जाम्पल्स में चेक कर सकते हो। तो ये था सारा का सारा नेचर ऑफ मैटर के बारे में। नेक्स्ट है कि कैसे मैटर को हम मेजर करेंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, पर उससे पहले मेरी एक बात यहाँ पे ध्यान से आप सुन लो। किसी भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए, समझने के लिए ज़रूरी है कि आप उस सब्जेक्ट को बहुत ध्यान से पहले समझो, समझने के बाद उसको अच्छे से पढ़ो, पढ़ के याद करो, याद करके उसको लिख के ज़रूर देखो, अपना टेस्ट खुद लो। खुद अगर आप अपना टेस्ट लोगे, उसको डेली का डेली जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसको लिख के समझ के देखोगे, तभी आपको वो चीज़ याद रहेगी। नहीं तो टाइम बीइंग के लिए वो आपको समझ ज़रूर आ जाएगा, जैसे मैं भी आपको समझा रही हूँ, आपको ज़रूर समझ आ गया होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद आप उसको भूल भी सकते हो। तो वो चीज़ ना भूले उसके लिए साथ के साथ उसको प्रिपेयर करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ जब जो भी मैं आपको पढ़ाती हूँ, जैसे मैं अगर आपको बता रही हूँ कि कल मैंने ये पढ़ाना है या आज मैं आपको ये पढ़ाने वाली हूँ, तो वो टॉपिक आप पहले से एक बार उसको रीड ज़रूर कर लो,
जब भी आप टॉपिक को पहले से रीड करोगे, आपको हो सकता है कुछ भी ना समझ आए रीड करने के टाइम पे, लेकिन जब टीचर आपको एक्सप्लेन कर रहा होता है उस टाइम पे आपको कुछ चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाती हैं। जब आपको कुछ चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाती हैं, अच्छे से समझ आ जाता है, तो फिर आप जब दोबारा उसको पढ़ते हो वो और भी अच्छे से क्लियर हो जाता है, और याद करने के टाइम पे बिल्कुल भी आपको मुश्किल नहीं होती, क्रैमिंग करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आपको आसानी से वो चीज़ याद हो जाती है, बल्कि आपकी होल लाइफ के लिए वो आपको याद हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, तो घबराना या टेंशन लेना कोई भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता। तो आपने बस ध्यान से उस चीज़ को पढ़ना है, समझना है, फोकस देना है, पूरे इंटरेस्ट के साथ चीज़ों को पढ़ो, समझो। केमिस्ट्री सब्जेक्ट इतना टफ नहीं है जितना उसको बनाया जा रहा है या माना जाता है। बहुत मज़ा आता है उसको पढ़ने में, लेकिन मज़ा लेके पढ़ा जाए अगर आप अपने आप को, अपने आसपास को देख के समझ के पढ़ोगे तो बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मैटर के मेजरमेंट्स कैसे करनी है, प्रिसीजन क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगी। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन इतना ही है, इसको ध्यान से पढ़ो और समझो।